Hello everyone, my name is Shivkumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this second lecture module on electricity. Now, today aim is first one is circuit diagram, Ohm's law, electrical resistance, okay, electrical resistance, factors affecting the resistance of a conductor, combination of resistors, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बच्चों इतने टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं हम लोग, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चे। नाउ स्टार्ट। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बच्चों, सर्किट डायग्राम इसमें देखेंगे क्या है बच्चों, ये कुछ मैंने सिंबल बना रखे हैं। क्या क्या होना चाहिए सर्किट डायग्राम में बच्चों? सेल होना चाहिए, अरे बैटरी, प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स, इतनी चीजें बच्चों रिक्वायर्ड होगी सर्किट बनाने के लिए, है ना। तो बच्चों जैसे मान लो ये सिंबल कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। सेल का सिंबल बच्चों देख लीजिए, सेल हो गया, ये बैटरी हो गई। बैटरी मीन्स बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। तो आप कुछ सेल भी देख लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने के लिए, है ना, सर्किट कैसे बनता है। कनेक्टिंग वायर्स बच्चों कंडक्टर्स हो गया, जिसमें करंट फ्लो कर सके, है ना, ऐसे वायर ले लेंगे, कंडक्टिंग वायर्स, ओके। ए वायर ज्वाइंट बच्चों ऐसे बनाना है। नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, बच्चों आए थे जैसे आपने बनाया है ना, हमको यहाँ पे बनाना है तो क्रॉस करवाना है ऐसे, ठीक है, ओके। फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चे, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ये फिक्स रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं आर, है ना। आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट ऐसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ये सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, मतलब बच्चों इसमें अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे है ना, अभी बच्चों मैं इसको आगे करके इस पॉइंट पे कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये बच्चों आगे की क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। अमीटर का सिंबल ये है बच्चों, ए से दिखाते हैं, ये मीटर। वोल्ट मीटर ओई, है ना, ये सिंबल आप बच्चों, ये दोनों ज्यादा यूजफुल रहेंगे, सबसे ज्यादा यूज होंगे। गैल्वेनोमीटर बच्चों जी, ऐसे सिंबल है। ओपन स्विच, ये बच्चों ओपन स्विच है, ये क्या है, स्विच, और क्या है बच्चों, ओपन, ओके, ऐसे भी बनाते हैं। नेक्स्ट, एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज स्विच बच्चों ऐसे, मतलब SW का मतलब लिख रहे हैं स्विच और क्लोज्ड, ऐसे भी बनाते हैं बच्चों क्लोज स्विच को, ध्यान से देखते रहो, कभी कभी बुक में लिखा होता है, बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, ऐसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली बच्चों, है ना। ये तो इसमें बैटरी भी होगा, किसी सर्किट डायग्राम में बैटरी भी होगा ना, अभी मैं सर्किट भी आपको दिखाऊंगा। बैटरी लगा होगा, उसमें कनेक्टिंग वायर्स होंगी, उसमें बल्ब होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी, स्विच लगी होंगी बच्चों। स्विच अगर ओपन है और बच्चों ये क्लोज लूप बनेगा, है ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। इन सारी चीजों के होने के बाद क्लोज लूप एंड दिस सर्किट मस्ट बी रिटर्न पाथ। करंट फ्लो करने के लिए क्या जरूरी कंडीशन है बच्चों, ये तो बनना ही चाहिए, और रिटर्न पाथ भी होना चाहिए उसका, तभी तो करंट फ्लो कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है बच्चों तो करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना। चलिए ओम्स लॉ पहले बात करते हैं, बेसिक चीजों की थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों। क्या था ओम का स्टेटमेंट, पहले देखते हैं।
है ना। स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने बताया था बच्चों, एट ए कांस्टेंट, किसी वायर के लिए जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपका कंडक्टिंग वायर है, फॉर ए गिवन वायर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन सब कांस्टेंट रहे, अगर सब कुछ सही रहे बेटा, तो उस केस में द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों ये उनका ला था कि सभी फिजिकल कंडीशन सही रहे, है ना, चेंज ना हो। तो ये वादा है, सब कुछ बराबर है। जैसे आप लोग क्या करते हो, किसी से, जैसे मान लो बच्चों आप लोग है ना पढ़ाई करते हो, ठीक है, और कोई ज़रूरी काम आ गया, कहीं आपको बाहर जाना है और किसी से बात हुई, तो आपने कहा जरूरी बात है बच्चों, बाहर जाना है, आप किसी से बात हुई तो आपने क्या कहा कि मैं इतने टाइम पे आ जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने वादा किया कि 3 PM पे मैं आ जाऊंगा, एट दिस टाइम मैं इस रेस्टोरेंट पे आ जाऊंगा, ऐसे ही लोग वादा करते हैं, है ना। तो बच्चों आपने वादा कर दिया तो बच्चों आपने जो वादा किया था ना, आपने ये सोच के वादा किया था कि अगर सब कुछ सही है, भले से आपने दूसरे फ्रेंड को अपने बताया नहीं, लेकिन आपने अपने मन में एज्यूम किया कि अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक रहा, सभी कंडीशन ठीक रही, तो मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा वहां पे, है ना, 3 PM पे। लेकिन बच्चों उसके जो आपने एज्यूम कर लिया, अगर ऐसा नहीं हुआ, और मान लो कोई फिजिकल कंडीशन सही नहीं रही, या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जो आपने सोचा था, जिस कार से जाने को सोचा था आपने बच्चों, मान लो वो कार ही खराब हो गई, आप नहीं जा पाए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई बच्चों जिससे आप 3 बजे नहीं पहुंच पाए, है ना। इसका मतलब आपने आइडियल केस में ये टाइमिंग दी थी, आइडियल केस में आपने ये टाइमिंग दी थी बच्चों कि 3 बजे पहुंच जाएंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे है बच्चों, उन्होंने बताया है कि सभी फिजिकल कंडीशन सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, मैकेनिकल स्ट्रेस सेम रहे, तो ही ये लॉ वैलिड है, ऐसा सही रिजल्ट दे पाएगा ये, ऐसा उन्होंने बताया। द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन कांस्टेंट। ओके बेटा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इसमें लिखा, पढ़ लेते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा है। इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends, है ना, is directly proportional to the potential difference across its end, provided the temperature and other physical conditions, that is mechanical strain, mechanical stress is constant, okay, remain unchanged, है ना बच्चों। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों, प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये तो लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिस पासिंग करंट पासिंग थ्रू प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद बच्चों ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, आर, ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उन्होंने जब इसको बताया बच्चों B/I का रेशियो कांस्टेंट, तो बहुत दिन तक उन्होंने ये सोचते रहे कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। तो बच्चों बहुत दिन बाद उन्होंने बताया कि ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, उसी कंडक्टर का। ठीक है, चलिए ये सब कहानी सुनते रहिए आप, आगे बढ़ते हैं। आर इज क्या है बेटा, यहाँ पे आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। This relation is referred to as Ohm's law after the German physicist George Simon and Ohm's 1789-1854 who is discovered it, है ना। तो जॉर्ज साइमन ने रखा था बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम ने, देख पा रहे हो, जॉर्ज साइमन ओम, ये इसका सिंबल हो गया बच्चों ओम का, जॉर्ज साइमन ओम।
बच्चों आगे चल के आप लोग भी ऐसे यूनिट बना सकते हैं जैसे इन्होंने बनाया था, ठीक है। अपने नाम पे इन्होंने कहा कि इस रेजिस्टेंस कांस्टेंट को कुछ सिंबल दे दो और बोल दो ओम, ओम बोल दो, है ना। तो बच्चों इसकी यूनिट भी हो जाएगी, उनका नामकरण भी हो जाएगा और भविष्य में लोग याद भी रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट और रेजिस्टेंस। द करंट I is proportional to the potential difference between the ends of resistor, है ना। करंट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। अभी आपने देखा, इफ B is constant, V is constant, then current I is inversely proportional to the resistance। मतलब ऐसे लिखूं बेटा, अगर V is equal to I into R, कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो क्या लिखेंगे? दिस टर्म इज कांस्टेंट, इसका मतलब दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। मीन दैट बच्चों उन्होंने लिखा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, है ना। करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम होगी, है ना। ऐसे रिलेशन बन गया बच्चों। अब दूसरे की बात करते हैं, ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। ये करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चों। करंट I है तो पोटेंशियल डिफरेंस V, 2I पे 2 वोल्ट, 3I पे 3 वोल्ट, 4I पे 4 वोल्ट। आप लोगों ने बच्चों ग्राफ पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या शो करता है? द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। स्लोप क्या बताता है? रेजिस्टेंस R। इसका स्लोप रेजिस्टेंस बताता है बच्चों। VI कर्व, BI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बताता है बच्चों। समझ गई? तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। रेजिस्टेंस का रेशियो जानते ही हो, है ना, V अपॉन I। तो आप यहां से निकाल सकते हो स्लोप इसका, ओके। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है आपको, है ना, अंडर आइडियल कंडीशंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सिंपल करते हैं बच्चों, ऐसे देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो करंट फ्लो का अपोज करे बेटा, बस आप इतना याद रखो, जो करंट फ्लो का अपोज करे। अब बच्चों ये अपोजिशन आता कहाँ से है, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। When the electrons move from one part of the conductor to other part, they collide with the other electrons। जब मूव करते हैं बच्चों तो कोलिजन होता है उनके बीच में with the atoms and ions present in the body of conductor। जो एटम्स आयन है बच्चों उसे कोलाइड करते हैं। ड्यू टू दीज कोलिजन्स, है ना, ड्यू टू दीज कोलिजन्स देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। तो करंट के फ्लो में, अगर चार्ज के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रुकावट आ रही है या कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों, तो करंट भी उसी रेशियो में डाउन हो जाएगा ना, फ्लो रेट ऑफ चार्ज होता है। तो वही चीज़ है बच्चों, उनके कोलिजन्स के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है, तो क्या होगी, करंट कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज, है ना, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ऐसे समझ लो, ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, है ना। फ्लो ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस कॉल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैंने अभी बताया इसको आपको, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ओके। बच्चों स्लोप मैंने बता दिया था, ये स्लोप रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ द ग्राफ जो मैंने BI कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी ना, ऐसे ये V एंड I, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। स्लोप क्या है इसका बच्चों? रेजिस्टेंस, और स्लोप को
tan थीटा भी लिखते हैं, है ना। आप लोग मैथ के स्टूडेंट तो एकदम जानते भी होंगे, tan थीटा इक्वल टू V/I इक्वल टू R, है ना बच्चों। ये कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होगी, इसलिए ध्यान रख सकते हो। बाकी फिजिक्स यही सब है कि इतना याद रखो रेजिस्टेंस क्या होता है, बस बेटा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। देख लिया बच्चों आपने, मैंने क्या कहा था? ओम ने अपने नाम पे यूनिट रख लिया, ओम ने अपने नाम पे यूनिट रख लिया, उस कांस्टेंट को भी उन्होंने डिफाइन किया अपने नाम से और यूनिट रख लिया। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी जोड़ दिया रेजिस्टेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओम। ये सिंबल यूज करेंगे बेटा, ठीक है। जहां भी रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम, when a potential difference of 1 volt is applied to the ends of conductor and one current of 1 ampere flows through it, then resistance of the conductor will be 1 ohm, है ना। ऐसे लिखते हैं बच्चों, V/I। अगर इसको 1 वोल्ट लिख दे और यहाँ पे 1 एम्पियर लिख दें तो क्या होगा? 1 ओम इज रेजिस्टेंस। ओके, अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इतनी चीजें आप लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या है ना बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसमें कोलिजन होता है, तो उनमें चलने में क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन आती है ना। तो करंट फ्लो में भी थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा बच्चों। तो अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या होंगे और क्या अफेक्ट करेंगे बच्चों, कैसे, इस बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ऑन इट्स लेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे? एरिया पे डिपेंड करता है ना। एंड थर्ड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, किस मटेरियल का बना है बच्चों, इस बात पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों। मतलब कहने का मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर बच्चों, इसलिए, है ना, ये होता है। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे ये बना के रखे हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो दोनों इक्वेशंस को मिलाने के बाद बच्चों क्या लिखेंगे? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ऐसे लिख लो। मैंने स्मॉल l लिखा था क्या, तो आप कैपिटल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना, कैपिटल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल L। आगे चलते हैं बच्चों, अब इसको सॉल्व करिए, बताइए। R इज इक्वल टू रो L/A, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, ये रो, इसको क्या बोलते हैं? रो, इसका नाम है रो। वेयर रो इज ए कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी। बेटा नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर की, मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है बेटा, रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये नाम भी ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। आराम से एकदम थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों और कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ट्राई करेंगे सारी चीज़ें कवर हो जाए, है ना। एक तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी 1 बाय 1, कोई टर्मिनोलॉजी स्किप नहीं होगी, ठीक है। ओके, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, ये समझ गए ना। अब रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। Alloys do not oxidize, burn readily at higher temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices. बच्चों ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि क्या रीजन है बच्चों की कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, है ना। तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते एट हाई टेम्परेचर पे, तो इसलिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन में भी, है ना, ट्विस्टर्स। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना बच्चों। ये सबसे ज्यादा यूज होता है फिलामेंट, है ना, ये तो आप जानते ही हो, टंगस्टन, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है बच्चों। वेयर इज कॉपर
ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, ठीक है। इसके सिवा मतलब कौन सा यूज होता है, टंगस्टन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बच्चों आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई बच्चों, है ना। एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, है ना। तो पहले आप इसमें डेटा लिखिए, क्या क्या दिया है, हाउ मच करंट पूछा है बच्चों, तो I इज इक्वल टू दिस, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, मतलब ये क्या दिया है बच्चों, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, R इज इक्वल टू 1200 ओम। तो पूछा है बच्चों कितनी करंट होगी, तो अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना बच्चों। हर जगह, एक मिनट बच्चों, आप क्या करोगे, ठीक है, सभी जगहों पे आइडियल केसेस मान के चलेंगे, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, कोई फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही है बच्चों, है ना। वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन आप ये मानोगे, फिर ओम्स लॉ वैलिड रहेगा, तो आप यूज कर लो यहाँ पे, है ना। कैलकुलेट क्या करनी है, ओम्स लॉ भी आपने याद किया था, कितना था, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ, V अपान R, तो V की वैल्यू 220 और R की वैल्यू 1200। अब बता दो बेटा कितना आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर, ये करंट आ गई बच्चों आपकी। ओके, इस केस में आते हैं, है ना, इस केस में आते हैं, इसको देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ ए 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट, है ना। If the resistance of the heater coil is 100 ohm, तो करंट यहाँ भी पूछिए बच्चों, तो आप लिख लो V अपान R, तो V की वैल्यू कितनी है 2 ओम्स लॉ, यहाँ पे भी यूज करो बच्चों, 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो इसकी वैल्यू बता दो बेटा कितनी होगी, है ना, कितनी आएगी वैल्यू इसकी, 2.2 एम्पियर, ये हो गया 2.2 एम्पियर, ठीक है, नोट डाउन बेटा। चलिए बच्चों, इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेडियस 0.35 mm हैज ए लेंथ ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी दी है बच्चों, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दूसरा नाम हम लोगों ने देखा था रेजिस्टिविटी का, ये दिया है 1.4 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस क्या करेंगे बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों ने सीखा है तो बताते चलो। R इज इक्वल टू रो L अपान ए, है ना, रो L अपान ए, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपान ए, इसको भी और थोड़ा बड़ा लिखते हैं बच्चों, ठीक है, रो L अपान ए। अब बच्चों एक एक डेटा लिखते हैं यहाँ पे, जो जो गिवन है, हमको दिया है रेडियस, वायर की रेडियस कितनी है 0.35 mm, बच्चों इसको मीटर में करते हैं, कितना होगा बताओ, 0.35 इंटू 10⁻³ मीटर। और कौन सा डेटा दिया है बच्चों, लेंथ दिया है ना, तो लेंथ कितना होगा, L इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, मीन्स 2.2 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं ना बच्चों, देखते रहना, है ना। स्पीक आउट,
एंड रेजिस्टिविटी कितना दिया है बच्चों, रो इज इक्वल टू 1.4 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर, ऐसा लिखा है। तो इसको बच्चों ऐसे लिख दो 1.4 10⁻⁻10 ओम, है ना, 10⁻⁻2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मीटर में आ जाएगा, है ना, ये रेजिस्टिविटी आ गई। और कौन सा डेटा बचा है बच्चों, फाइंड द रेजिस्टेंस, तो रो हो गया, एल हो गया, आर। बच्चों एरिया कैलकुलेट कर लो इसका, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। बच्चों आर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है ना, तो आप बता दो पाई और आर की वैल्यू कितनी है 0.35 इंटू 10⁻⁻3 है ना का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब बच्चों हमें आप ये वैल्यू प्लग करके बताओ आंसर कितना आएगा, फट जल्दी से बता दो। रो की वैल्यू कितनी है बेटा 1.4 इंटू 10⁻⁻10, ओके। एल की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई इंटू 0.35 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज होल स्क्वायर। बच्चों सोल्व करके बताओ हमें, है ना, क्या आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है बच्चों, आंसर मेरे पास इसका है 0.8 10⁻⁻5 और हाँ ठीक है 0.8 10⁻⁻5 ओम। ठीक है 0.8 10⁻⁻5 ओम बेटा, है ना, 0.8 10⁻⁻5 ओम ये डेटा है बच्चों, है ना, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों ऐसे। ठीक है, कुछ और बातें बताते हैं। ये तो आप लोग समझिए, इसका रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, ये सब चीजें, है ना, नोट डाउन कर लीजिए आप प्रॉपर। यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे कलर में बच्चों कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ज़्यादा अमाउंट में। बच्चों ये हमारा कंडक्टर है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये कंडक्टर है। ठीक है, इसी टाइप की प्रॉब्लम मिलती रहेंगी बच्चों। और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, हमने क्या लिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, यही तो मैंने लिया है, ये इसकी लेंथ है ना। अब बच्चों अब इसका एरिया आप बता दो हमें, एरिया क्या होता है इस रीजन का पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर मान लें बच्चों, इसका रेडियस आर मान लें तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों रेडियस आर है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर कितना होगा बच्चों बता दो। अगर रेडियस आर है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। तो यहां से बच्चों रेडियस कितना मिलेगा d/2। बच्चों यहाँ पे पुट कर सकते हो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपको डायरेक्ट कभी कभी डायमीटर ही दिया होता है, इसमें रेडियस दिया है, कभी कभी डायमीटर दिया होता है, तो बच्चों इस एरिया को आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन भी करते हैं, तो जैसे जो इजी लगे, लेकिन बेटा इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो रेडियस की जगह पे, तो कितना हो जाएगा पाई d²/4। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। जो जो डेटा गिवन है पहले आप उसे लिखेंगे, है ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई एक यूनिट में आप प्रॉपर चेंज कर लेना पहले बच्चों, जैसे मैंने मीटर में चेंज किया ना, ऐसे आप कर लेना, है ना।
आंसर जिस यूनिट में रिक्वायर्ड है, वैसे यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया किस यूनिट में देना है क्या है, लेकिन आप ऐसे ही करना है ना बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। बच्चों तुरंत सॉल्व करके बताओ हमको, है ना, जल्दी से बता दो इसका आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी से। कितना है बच्चों? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। बच्चों दो वायर है हमारे पास, ए वायर ऑफ गिवन लेंथ हैविंग लेंथ L। बच्चों दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट का मतलब है लेंथ L, मतलब बेटा लेंथ इसकी L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है ना, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और इसका रेजिस्टेंस भी बच्चों पता है R इज इक्वल टू 4 ओम। ये हमारे पास वायर है, ठीक है। केस सेकंड लेते हैं बेटा। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। बच्चों मटेरियल सेम है, मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों अब क्या हो गई, लेंथ इसकी हाफ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया गया, डबल है। तो पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया बच्चों और लेंथ को डबल कर दिया। तो ये केस है बच्चों। तो आप फार्मूला आप जानते हो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फार्मूला होता है जनरल। तो बच्चों इसी क्रम में इसे लिख के दिखाओ मुझे। मान लो रेजिस्टेंस इसका R1 है और रो की वैल्यू तो सेम है और लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। जबकि बच्चों ये R1 की वैल्यू गिवन है, अभी बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। ये मान लो बच्चों केस 1 है। इस पे आ जाओ, R2 की वैल्यू बता दो, या इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, इसको मैं R2 लिख दिया हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप बता दो, मटेरियल तो वही है और लेंथ कितना हो गया यहाँ पे, लेंथ हो गया बच्चों L/2 इस बार, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज 2A है ना बच्चों। तो आप बता दो 1/4 ऐसे और रो L/A, ये हो गया बेटा R2 की वैल्यू। समझ पा रहे हो। ये बच्चों मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला वैल्यू आपको पता है कितना है, रो L/A, मतलब R1 है बेटा, ये R1 है, रो L/A है ना, ये वाला। तो R1 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 4 ओम। तो बेटा यहाँ पे प्लग करो, कितना आएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो L/A की वैल्यू कितनी है बेटा, बता दो जल्दी से, इंटू 4, तो कितना वैल्यू आया, 1 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम। न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है। न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम। आगे चलते हैं बच्चों, है ना, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ओके। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझते हैं बच्चों, कि रेजिस्टेंस को हम लोग अब कंबाइन करेंगे, है ना।
अभी हमने क्या किया बच्चों, रेजिस्टेंस समझा, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, है ना, ये भी समझ लिया। अब बात करेंगे उनको कंबाइंड करेंगे रेजिस्टेंसेस को, ठीक है, कंबाइंड करके देखेंगे क्या होती है। तो बच्चों पहले बात करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए बच्चों। When two or more resistors are connected end to end, बच्चों इसका कनेक्शन कैसे होता है, end to end, ये ख्याल रखेंगे आप। Then such type of combination of resistance is known as series combination, ठीक है। In series combination, current through each resistor are same, very important point बेटा, and potential drop across each resistor is different, current through each resistor is same, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, दो बातें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, बस दो बातें सिर्फ। पहली बात, इंड टू इंड कनेक्शन, इंड टू इंड कनेक्शन। नेक्स्ट, करंट क्या होगा बच्चों, सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा, तो करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। अभी मैं दिखाता हूं कैसे मैंने रेजिस्टेंसेस को जोड़ा है बेटा, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर देखिए, एक रेजिस्टेंस मैंने R1, R2, R3 तीनों को सीरीज में जोड़ रखा है बच्चों, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तीनों को मैंने जोड़ दिया बच्चों। यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसका वोल्टेज है वही, स्विच लगा है बच्चों, और स्विच भी क्लोज करके दिखाया गया है, ठीक है, ये क्लोज है कि इसमें करंट फ्लो कर सके। अगर बच्चों स्विच क्लोज जब होती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। अगर ये ओपन रहेगी स्विच तो बोल देंगे ओपन सर्किट। क्लोज रहेगी बच्चों तो करंट को एक लूप मिल जाता है, रिटर्न पाथ मिल जाता है, ठीक है, तो करंट इसमें फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो दो कंडीशन याद रखना है करंट फ्लो करने के लिए, क्या क्या बच्चों, सोर्स तो होना चाहिए, है ना, सोर्स, कंडक्टिंग वायर्स, ये सब तो जरूरी है, इनके साथ साथ ही रिटर्न पाथ भी होना चाहिए, है ना। अगर सोर्स नहीं होगा तो ये डेड सर्किट हो जाएगा, है ना, सर्किट ही नहीं रहेगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और सर्किट अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था कि करंट इक्वली यहाँ पे भी सीरीज सर्किट में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। बच्चों आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि सभी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रही है आप इसमें एमीटर लगा के चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे करंट की वैल्यू, यहाँ पे करंट की वैल्यू, यहाँ पे करंट की वैल्यू सबकी सेम आएगी, है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ बच्चों, करंट की वैल्यू सीरीज सर्किट में सेम रहेगी। डिफर क्या करेगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों ना, ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों ना वो डिफर करेगा, जो वोल्टेज होगा बच्चों ना वो डिफर करेगा, ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा। इसका मतलब बच्चों रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पे बच्चों इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मान लेते हैं V2, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है बेटा उसको मान लेते हैं V3, है ना। और करंट फ्लो की डायरेक्शन बच्चों हम लोग ऐसे माने हैं, इधर से फ्लो कर रही है इसे, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में और खास बात ये है बच्चों, जैसे मैंने पोलरिटी लिखा हुआ है ऐसे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस R है, करंट डायरेक्शन बच्चों मैंने ऐसे दिखाया गया है, ऐसे करंट आई। मैंने पोलरिटी कैसे लिखा बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों आगे इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं इसको बता देता हूँ। ये बच्चों रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो पावर एब्जॉर्ब तभी होगा जब ये पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करे करंट, ठीक है, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। बच्चों जैसे ही एब्जॉर्ब करता है
तुरंत डिसिपेट भी कर देता है, इसलिए रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेटर, पावर को डिसिपेट कर रहा है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, एब्जॉर्ब किया फिर डिसिपेट किया। तो बच्चों पावर एब्जॉर्ब करना है इसको, तो करंट को पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो गया, ठीक है। तो बच्चों बाय दिस पावर एब्जॉर्ब करेगा फिर डिसिपेट कर देगा। तो पोलरिटी ऐसे लगाएंगे ना, करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए, तो प्लस माइनस, यहाँ भी बच्चों ऐसे ही। और एक चीज बताऊं, करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे अलग अलग हुआ। कैसे होगा, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जो बच्चों फ्लो ऑफ करंट है ना, फ्लो करंट का बच्चों कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ पाए बच्चों, ठीक है। तो अब तो आप लोगों के लिए और आसान हो गया चीजें, ठीक है। अब जल्दी से देख लीजिए बेटा, है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ ही लिया बच्चों, है ना, उसके बारे में आइडिया आपको है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, बच्चों टोटल वोल्टेज कितना है, वी है ना, टोटल वोल्टेज कितना है, वी। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा बता दो। अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रही है बेटा, तो सबको सब करंट सेम है, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, सीरीज सर्किट का मतलब। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज का मतलब बच्चों, ये ओम्स का लॉ अभी जो पढ़े हैं यही लिखेंगे, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, करंट आई है, रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, करंट तो वही है बच्चों, और रेजिस्टेंस कितना है R2 प्लस, करंट यहाँ पे कितनी है I, और रेजिस्टेंस कितना है R3। करंट तो सब में सेम है, रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, करंट तो कॉमन हो गया बच्चों I, और यहाँ पे क्या मिला R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे दिस इज V। तो बच्चों इसको एक मान लो कंबाइंड, इसको मान लेते हैं RS, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स दैट मैंने क्या माना RS, है ना, सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस V अपॉन I RS, है ना। तो बच्चों क्या समझ में आया कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टेंस का सम बच्चों हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बाय ओम्स लॉ। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट में, सीरीज सर्किट में, तो तीनों को आपको ऐड कर देना बस, डायरेक्टली सिंपल, है ना। सीरीज सर्किट के लिए ऐसा है, जब तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, है ना, तो तीनों को आप ऐड कर देंगे। तो इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं आप सबको ऐड कर दीजिए, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आगे चले बच्चों, ठीक है। Thus in series combination the equivalent resistances is the sum of individual resistances, है ना, जितने भी रेजिस्टेंस है आप उनका सम कर दो बस। For more resistor above expression would have been, अभी जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे बच्चों सबको आप ऐसे कर सकते हो, सभी का ऐड कर देंगे बस। आगे बढ़े, पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है डेफिनेशन, वन इंड, इफ वन इंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर इंड ऑफ ईच रजिस्टर इज आर कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, अदर इंड, है ना, ठीक है। देन फर्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा इससे हम पता करेंगे, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है कि नहीं। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर सेम, है ना, बट करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज नॉट सेम, मीन्स डिफरेंट। मतलब बच्चों आप क्या ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पे, बात ये है
कि आपको क्या रखना है, वोल्टेज सेम रखना है, इसमें वोल्टेज सेम रखना है और करंट बेटा डिफरेंट रहेगी, यहाँ पे करंट डिफरेंट रहेगी, नॉट सेम। ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चे, डिफरेंट लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, करंट डिफरेंट मान लो बच्चों, वोल्टेज सेम रहेगा, ये ध्यान रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस। और आपने सीख ही लिया, वन एंड ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट और अदर इज कनेक्टेड टू अदर एंड, है ना, अदर पॉइंट। चलिए बच्चों इसको पढ़ लेते हैं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, कंसीडर टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, बनाया गया है बच्चों। When the current I reaches point A, it splits into two parts. अभी पॉइंट ए में दिखा रहा हूँ बच्चों, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, गोइंग थ्रू R1 एंड I2 गोइंग थ्रू R2, I1 गोइंग थ्रू R1 और I2 गोइंग थ्रू R2. If R1 is greater than R2, then I1 will less than I2 and current will tends to take path of least resistance. बच्चों करंट की एक प्रॉपर्टी, करंट समझ लो ऐसे, जहां पे रेजिस्टेंस लो होगा जिस पाथ में, उधर करंट फ्लो करेगी। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे देखो दो रजिस्टर बच्चों पैरेलल में लगे हैं, इस रेजिस्टेंस का एक एंड ए पे है और दूसरा एंड बी पे है ना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं बच्चों। अब मैंने क्या कहा, जब ये करंट यहाँ से आई बच्चों, यहाँ पे पहुंची तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक I1 में और एक I2 में, ये I1 ये I2। अब बच्चों I1 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है, बताओ कैसे होगा बच्चों। एक चीज मैंने और बताया कि इसके अक्रॉस, दोनों एंड के अक्रॉस बच्चों वोल्टेज कितना V, और वोल्टेज सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहने वाला है। तो बच्चों हमें बता दो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू V अपान R1, वोल्टेज यहाँ पे भी V होगा और अपान R1। इस I2 की वैल्यू बता दो बच्चों, V अपान R2, ये यहाँ पे वोल्टेज भी, यहाँ पे वोल्टेज भी, है ना, बाय ओम्स लॉ। अब बच्चों एट पॉइंट I पे क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो करंट है, दो करंट में डिवाइड हुई है, टोटल करंट I है, तो I1 प्लस I2 एट पॉइंट A, दोनों करंट का सम हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, ये आपने रिलेशन देख लिया। अब बच्चों I1 और I2 की वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट कर ली, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये कैलकुलेट किए, और I1 की वैल्यू कितनी थी, अभी कैलकुलेट किए, V अपान R1 प्लस V अपान R2, दिस इज I, है ना। अब बच्चों ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये इक्वेशन Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं मान लेता हूं बच्चों टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है, Rp, है ना, Rp मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे V अपान Rp ऐसे, इक्वल टू ये टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट है ये, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे V अपान R1 प्लस V अपान R2, ऐसे लिखेंगे बेटा। अब देखो बच्चों, ये V ये V ये V सब गए, तो यहाँ से क्या मिला, 1 अपान Rp, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये हो गया बेटा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन। अगर बच्चों ऐसा किया जाए, ये यहाँ पे लिखा गया है, एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस एनालिसिस टू 3 or more रजिस्टर, बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिखोगे और करते जाओगे जितना भी रेजिस्टेंस है। 1 अपान Rp मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जितने भी रेजिस्टेंस आपके सामने पैरेलल में लगे हैं बेटा, सबको लिखते जाएंगे, 1 अपान करके R1 लिखेंगे, 1 अपान R2, 1 अपान R3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जैसे बच्चों ये दिख रहा है अरेंजमेंट,
R1 R2 अगर बच्चों में कहता है कि यहाँ पे R3 लगा हुआ है तो R3 लगा देना, 1/R3 फिर हो जाएगा ऐड, है ना, ऐसे यहाँ पे 1/R3 हो जाएगा, 1/R3 लिखा है ना, 1/R4 जितना भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते जाएंगे बच्चों उनको इस एक्सप्रेशन से लिखेंगे, तो आप ये याद रखिए एकदम, ठीक है। ओके, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी, है ना बच्चों, यही वाला स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांचेज, है ना, अभी आपने क्या देखा, ये वाला टोटल करंट इज द सम ऑफ, ये टोटल करंट आई I1 I2 ब्रांच करंट, तो बच्चों इन दोनों का सम हो गया, ठीक है। ओके बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं, अब बताओ सॉल्व करो आप लोग इसे, है ना। बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, लैंप का रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा 20 ओम, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, 4 ओम का कंडक्टर लगा है बेटा। चलिए, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट शोन इन फिगर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। बच्चों सर्किट देखते हैं, ये है, ये 6 वोल्ट, ये कंडक्टर बेटा लगा है 4 ओम का, ये एक बल्ब लगा है ना, एमीटर, स्विच, है ना, की वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ बना है ना सर्किट। ओके 4 ओम, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है ना, बैटरी 6 वोल्ट, ठीक है, स्विच और ये क्लोज सर्किट, है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो क्वेश्चन जो पूछे वो बताते चलेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 ओम, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों ये दोनों सीरीज सर्किट में लगे हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, इन दोनों को बस ऐड कर देंगे, सिंपल अलजेब्राइक। दूसरी बात, करंट थ्रू द सर्किट इज, तो करंट कितना होगा बच्चों बता दो, टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 24, है ना, तो 0.25 आ रहा है क्या एम्पियर, देखो बच्चों चेक करो 0.25 एम्पियर करंट आ रहा है बच्चों, ठीक है। सी नंबर पार्ट में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, इस कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे करंट कितनी है आई, तो बता दो बच्चों, पहले इसके अक्रॉस निकालते हैं, V 4 ओम, इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी आई, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, सो सिंपल। तो अभी आपने आई कैलकुलेट किया, आई की वैल्यू 1/4 और दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, है ना। फिर क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब, बल्ब में करंट कितनी है आई, सेम करंट फ्लो करेगी, और रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का 20 ओम है ना, तो दिस इज 20 ओम। तो करंट कितनी है बेटा 1/4
और 20 इक्वल टू 5 वोल्ट, यहां भी वोल्ट। ठीक है बेटा, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो ओम्स का नेम लगाओ बस, ओम V इज इक्वल टू आई आर बेटा, है ना, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, करंट कैलकुलेट करना था, और इस वोल्टेज, इसकी क्रॉस वोल्टेज, इसकी क्रॉस वोल्टेज, करंट दोनों में सेम थी, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। इन द सर्किट डायग्राम इन 12.10 सपोज, क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, सपोज R1, R2, R3 हैव वैल्यूज 5 ओम, R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम, 30 ओम respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. Total current in the circuit. Total current in resistances. Circuit, total circuit resistance, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पहले ट्राई करो, जस्ट बच्चों ट्राई करो आप लोग। ठीक है, तो बच्चों आई क्या होता है, V अपान R, है ना, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। पहला सवाल, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब बच्चों इसमें करंट बता दो, इसमें करंट बता दो, इसमें करंट बता दो। तो अब सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, I1, I2, I3 बच्चों। तो पहले बताओ I1 इस ब्रांच में करंट कितनी है बच्चों। मैंने एक चीज और बताया आपको, वोल्टेज सेम रहेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो इस सभी के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसका फायदा उठाते हैं हम लोग। फायदा कैसे उठाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, बोलो बच्चों, बैटरी कितने की लगी है, बैटरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, बहुत फेमस बैटरी है बच्चों। ठीक है, तो 12 अपान इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। ठीक है, R2 की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम। ओके, सबकी वैल्यू मैंने लिख लिया। अब ब्रांच करंट I1 की वैल्यू बता दो बेटा, 12 वोल्ट अपान 5, जो भी आंसर आए ये एम्पियर। I2 की वैल्यू बेटा बताओ, I2 की वैल्यू, वोल्टेज सेम रहेगा और रेजिस्टेंस 10, 1.2 एम्पियर, है ना। I3 की वैल्यू बता दो बेटा, इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है, तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R3 रेजिस्टेंस, तो R3 का मतलब 30, ये वाली ब्रांच बेटा, है ना, 30 एम्पियर, सबको लिखो एम्पियर। अब बताना, देखो हो गया बेटा, करंट थ्रू इच रजिस्टर्स, ये कौन सा मैंने सॉल्व किया, पार्ट ए। टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा, पार्ट बी में क्या लिखेंगे, टोटल करंट, तीनों करंट को जोड़ दोगे बच्चों। अगर ये करंट I फ्लो कर रही है तो क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो टोटल करंट आ गई। ये क्या है, टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू अभी निकालें बच्चों, 12/5 प्लस I2 की वैल्यू 1.2 प्लस I3 की वैल्यू, कितनी है, 12/30। सबको सम कर दो बेटा, यही आ जाएगा टोटल करंट।
चलो लास्ट पार्ट सी वाला देखते हैं, क्या है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, that is the expression for parallel combination of resistances। R equivalent क्या है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना, इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, R1 की वैल्यू है 5 ओम, तो 5 ओम ऐसे लिखो, प्लस R2 की वैल्यू 10, तो 1/10 प्लस R3 की वैल्यू 1/30, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, आरपी की वैल्यू बताओ बच्चों, यहाँ से जो आरपी की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 3 ओम। अब बच्चों आप ये कैलकुलेशन करेंगे, है ना, इतना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन तो बच्चों ऐसे ही सीरियल वाइज आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, सो सिंपल। बस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन याद रखो, ओम्स लॉ याद रखो, बाकी हर जगह वही लगेगा बच्चों। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेटा क्या याद रखना है, वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रख के सारे आंसर निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।